नमस्कार, इंडिया एट मिड डे देख रहे हैं आप। दोपहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी है पीएम ने और आज का दिन युवा शक्ति के नाम बताया है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम ने यहां काफी समय बिताया है, सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रमदान करें, ये पीएम मोदी आह्वान करते नजर आए। देश के विकास में सबको काम करना होगा। और स्टार्टअप में भारत तीसरे पायदान पर है, तीसरे नंबर पर है। युवाओं के पास सुनहरा मौका है। प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल में युवाओं को खुला आसमान मिला है, कई मौके मिले हैं और इस दौरान भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ नजर आया है। ये अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। विवेकानंद की जयंती है आज और इस मौके पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नासिक में आयोजित हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवाओं को बड़े पैमाने पर मौके मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, इसका फायदा उन्हें उठाना चाहिए। शुभकामनाएं दी उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो बेहद खास है आज का दिन। देखिए, भारत जो है वो तरुण राष्ट्र है। तरुण राष्ट्र मतलब युवाओं का राष्ट्र, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन सर्वाधिक मात्रा में है। अब ऐसे में यहां पर अगर युवा सदगति और सतमार्ग के साथ आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही देश का निर्माण सुनिश्चित होगा। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में देखिए किस तरीके से रैली करते हुए और युवाओं का आह्वान उन्होंने किया और कहा कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और इन क्षणों में आपको विवेकानंद को अपने हृदय में रखना है और उनके संदेश को अपने दिमाग में और देश की प्रगति में कार्यरत हो जाना है। बिल्कुल, विवेकानंद के विचारों को जहन में अपने जिंदा रखना है। इन 10 वर्ष हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। हमारी सरकार को अब 10 तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नासिक में रोड शो, इस दौरान लोगों ने जमकर स्वागत किया उनका। दूसरी तस्वीर कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन करते नजर आए, पूजा पाठ करते नजर आए। और तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते वहां पर जो मेहमान मौजूद थे वो नजर आए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जिस लाल कालीन पे मैं चल रहा हूं असल में वो लाल कालीन भारत के लिए है, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लिए गौरव गान के लिए है। और चौथी तस्वीर देखिए जिसमें प्रधानमंत्री कालाराम मंदिर में बैठे हुए हैं और वहां पर जो भजन संध्या चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, भजन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ढोल मजीरे बजा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये रोड शो के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं और इसके बाद थोड़ी देर में वो यहाँ पर सेतु का उद्घाटन भी करेंगे, जो कि बड़ी सौगात है मुंबई वासियों के लिए। सेतु का नाम अटल सेतु। अटल का मतलब अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम से समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सोच में थोड़ा सा और विस्तार देने की जरूरत है, क्योंकि अटल का मतलब होता है
सदैव अटल, यानी कि वो किसी भी मुसीबत, किसी भी समस्या, किसी भी अनिश्चितता के सामने तटस्थ खड़ा रहे, मजबूती से खड़ा रहे। और थोड़ी देर में महाराष्ट्र को सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र को देंगे वो 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, और थोड़ी ही देर में करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन भी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। तो मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होने वाली है। कई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें देखिए। कई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री की ओर से रखी जाएगी। महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी देर में महाराष्ट्र को सौगातों की भेंट। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे, जो कि बड़ी सौगात है कनेक्टिविटी के लिहाज से। साथ ही साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले वो नासिक में रोड शो करते नजर आए थे। उन्होंने काला मंदिर में दर्शन भी किए और उसके बाद युवा राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित भी किया, युवाओं को संबोधित किया। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में महाराष्ट्र को सौगात देने वाले हैं और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। रोड शो के दौरान देखिए, रोड के किनारे लोगों का हुजूम इकट्ठा है प्रधानमंत्री की मात्र एक झलक पाने के लिए। और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम। कई लोग तो ऐसे जिन्होंने लगभग प्रधानमंत्री के साथ में ये रोड शो पूरा तय किया है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के साथ आपको बता रहे हैं कि अटल सेतु की लंबाई क्या कुछ होने वाली है। 21.8 किलोमीटर का ये सेतु होगा। मोनिका, बिल्कुल, अटल सेतु पर कुल 6 लेन बनाए गए हैं पूजा। इसमें 16.5 किलोमीटर समंदर पर है और 5.5 किलोमीटर जमीन पर तैयार किया गया। अगर इसके निर्माण में करीब हम बात करें कितना खर्चा आया है, तो 17,840 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। बिल्कुल 7 साल के बाद अगर बात की जाए तो अटल सेतु बनकर पूरी तरीके से अब तैयार है। और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख पाएंगे अटल सेतु की। रात के समय कितनी बेहतरीन रोशनी के साथ जगमगा रहा है। 7 साल के बाद कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अटल सेतु मील का पत्थर साबित होगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया है। और तमाम जो विद्वान लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि अटल सेतु अब असल में आर्थिक दृष्टि से और सशक्त करने वाला है मुंबई और नवी मुंबई के लोगों को। बिल्कुल, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। जो दूरी 2 घंटे में तय हुआ करती थी, वो मात्र 15 से 20 मिनट में तय कर पाएंगे लोग। दोनों एयरपोर्ट्स को आपस में जोड़ दिया गया है। नवी मुंबई और मुंबई के बीच की कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि सिर्फ पुल नहीं है, ये समंदर के ऊपर ब्रिज बना है। ये सी ब्रिज है जो कि सबसे लंबा है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि आखिर ये खास क्यों हो जाता है। कुछ देर में इसका उद्घाटन कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो समुद्री ब्रिज के बारे में 10 बड़ी बातें समझिए। मुंबई और नवी मुंबई के बीच सिर्फ 20 मिनट में अब दूरी तय हो सकेगी। अभी 2 घंटे का वक्त लगता है। और अटल सेतु से मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी भी मिलेगी। उम्मीद है कि इसके पूरा होने पर प्रतिदिन लगभग 70,000 वाहन चलेंगे और ये 100 साल तक चलता रहेगा। जैसे कि पूजा कह रही हैं, अटल है ये। बिल्कुल अटल है ये। और सेतु के निर्माण में करीबन 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 5,04,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और इन जब तमाम चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी जो व्यवस्था होगी, उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। और इसीलिए उसे नाम भी दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल सेतु चालकों को अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। 2018 से परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 5,403 मजदूर और इंजीनियर्स ने रोजाना काम किया है और सेतु को मुख्य मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर बना। सोचिए जब आप इस सेतु पर चल रहे होंगे तो रोमांच कितना बेहतरीन होगा। मात्र 15 मीटर की ऊंचाई पर यह ब्रिज बना हुआ है, रोमांचकारी। और उसके साथ साथ जब कनेक्टिविटी का दम मिल जाए और रफ्तार उसमें जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। ब्रिज निर्माण का सबसे कठिन हिस्सा था समुद्री हिस्से में इंजीनियर्स और श्रमिकों को समुद्र तल में लगभग 47 मीटर तक
खुदाई करनी पड़ी थी। और समुद्री ब्रिज पर भारी वाहन, बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर की अनुमति नहीं होगी। कार चालक ही इस पर दौड़ पाएंगे। 250 रुपए का शुल्क रहेगा, जिसे देने के बाद आप ये लंबी 2 घंटे की दूरी मात्र 15 से 20 मिनट में तय कर पाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और मोनिका, जब तस्वीर इतनी खूबसूरत है तो इस ब्रिज के ऊपर चलना कितना ज्यादा रोमांचक होगा, इसको सोच के मैं अभी से बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि देखिए भाई, अगर आप मुंबई से नवी मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई के कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मुंबई में काम कर रहे होते हैं, पर उनको डेली के हिसाब से अपने 2 घंटे खपाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो उन तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए इस सेतु का निर्माण किया गया। हालांकि 7 साल जरूर गए हैं। आप समझ सकते हैं कि 15 मीटर समुद्र तल से ऊपर बनाने में कितना ज्यादा टाइम और एफर्ट गया होगा, और इस एफर्ट को सार्थक करता ये ब्रिज नजर आ रहा है। जब ये दूरी 2 घंटे की, अब 2 के आगे 0 लगा दीजिए और घंटा हटाकर मिनट लगा दीजिए। बिल्कुल, आपने बात किया कि इंतजार कितना लंबा करना पड़ा, लेकिन इंतजार का फल मीठा है, सब्र का फल मीठा है। और तस्वीरें सामने हैं, कुछ देर में इसका उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद इसे आम जनता के लिए खोला भी जाएगा। ये अटल सेतु तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो ये ड्रोन व्यू है सेतु का, अटल सेतु नाम। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने काला मंदिर में पूजा अर्चना करी है। पीएम मोदी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 11 दिवसीय अनुष्ठान के साथ शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए उन्होंने 11 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया है। इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में आज कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ कर दी गई है। ये मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अभिषेक का समारोह से ठीक पहले, 10 दिन पहले पीएम मोदी का इस जगह पर आना और अपने 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान को यहां से शुभारंभ करना इसलिए महत्व रखता है क्योंकि प्रभु राम के जीवन में इसका बेहद खास महत्व है। बिल्कुल, रामायण काल से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में पंचवटी का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर कुछ पल बिताए थे। और आज प्रधानमंत्री ने 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। नासिक के काला मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, भजनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर उन्होंने बाकी पुरोहितों के साथ बैठकर मंजीरे बजाए, भगवान का नाम लिया और 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत इसी के साथ हो जाती है। तो एक साथ कितनी चीजें सीरीज में, जहां पर वो जनता को कई तोहफे दे रहे हैं, परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन करें, अनुष्ठान की शुरुआत भी हो रही है 11 दिवसीय, और वहीं अटल सेतु का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। पीएम मोदी ने जारी किया है ऑडियो संदेश। प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हुए हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि मेरा सौभाग्य, इस अवसर का साक्षी बनेंगे हम सभी। पीएम आज से विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, ऑडियो संदेश उन्होंने जारी किया। पीएम ने कहा कि भावनाओं को शब्दों में कहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरा सौभाग्य इस अवसर का साक्षी बनेगा। आज से विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने नासिक के काला मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में दर्शन किए। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ।
आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा नेता गौतम गंभीर ने पलटवार किया है। गंभीर ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह की सोच पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम पूरे देश के भगवान हैं। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया और उसके बाद क्या कुछ देखे सियासत देखने को मिल रही है। क्योंकि भगवान राम पूरे देश के भगवान हैं और हम सबको एक इतनी बड़ी चीज होने जा रही है, हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम सब को इससे उत्साहित होना चाहिए और हम सबको कहीं ना कहीं 22 तारीख को अपने घर में एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जिस तरीके से भगवान राम ने अपने आदर्शों पे अपनी जिंदगी जी और उस तरीके से पूरे देशवासियों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। देखिए, ये उनका खुद का पर्सनल जो भी उनकी सोच है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो गौतम गंभीर को सुन रहे थे आप। इसके साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर के रार मची हुई है, चर्चा कर रहे हैं लेकिन नतीजा निकल नहीं पा रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन की अहम बैठक शाम को 6:30 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होगी। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैठक होगी और फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर चर्चा होगी। तो इससे पहले 8 जनवरी को सीट शेयरिंग पर विस्तार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा निकलकर नहीं आया सामने और एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों में बातचीत होनी है। कांग्रेस पहले आम आदमी पार्टी से बात करेगी, कोशिश करेगी कि आपसी सहमति बन पाए और उसके बाद यही कोशिश समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर की जाएगी। शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर ये बैठक होनी है। देखिए, आप पूरे घटनाक्रम का क्रोनोलॉजी समझिए, आपको समझ में आएगा। आप बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नाम सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई गठबंधन में तो बहुत सारे दल हैं और कईयों में जो सियासतदान है वो ताकतवर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार पेच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्यों फंस जाता है। तो पेच इसलिए फंसता है क्योंकि दो सबसे वरिष्ठ पार्टियों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम 13 में से 3 से 4 राज्य कांग्रेस के हिस्से में है, जबकि 2 राज्य आम आदमी पार्टी के पास है। बिल्कुल, आईएनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने भी कुछ कहा है। पूजा, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। नहीं, सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है, कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या बताएं। ये सब इंटरनल बात है और पार्टी महागठबंधन जो है, हम लोग सब लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। नहीं, सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।